सोचिए, आजकल हर कोई बस भाग रहा है ना? एक अंधी दौड़ लगी है आगे निकलने की। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर सोचा है कि सच्ची ताकत क्या वाकई तेज भागने में है, या फिर ये जानने में कि रुकना कब है? सच कहूं तो आज की इस भागदौड़ और ओवरथिंकिंग ने हम सबको थका कर रख दिया है। हम हमेशा धारा के विपरीत तैरने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर जीतने का असली सीक्रेट बस थोड़ी देर के लिए रुक जाना हो? इसी सवाल का जवाब आज हम इस एक्सप्लेनर में तलाशेंगे। हम बात करने वाले हैं प्राचीन चीनी दर्शन की, और खास तौर पर लाओ त्सु की शिक्षाओं की। ताओवाद का ये दर्शन आज की हमारी स्ट्रेस से भरे दुनिया के लिए एक बहुत ही शांत और प्रैक्टिकल समाधान लेकर आता है। तो आज की चर्चा का एजेंडा काफी सीधा है। हम लाओ त्सु के रहस्य को समझेंगे, फिर ताओ और ते के असल मायने जानेंगे, वू वे के जादू पर बात करेंगे, सामाजिक नियमों और स्वतंत्रता की तुलना करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है लाओ त्सु का रहस्य, जिन्हें द ओल्ड मास्टर भी कहा जाता है। ताओवाद को समझने से पहले हमें इसके पीछे खड़े उस इंसान को जानना होगा जिसकी कहानी इतिहास और मिथक के बीच कहीं झूलती है। मशहूर चीनी इतिहासकार सिमा चियन के मुताबिक इनका असली नाम ली एर था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जन्मे इस व्यक्ति ने आगे चलकर ताओ ते चिंग की रचना की। हैरानी की बात क्या है पता है? इस पूरी किताब में सिर्फ 5000 अक्षर हैं। जी हां, बस 5000 अक्षर, लेकिन इसमें ब्रह्मांड के ऐसे राज छिपे हैं जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, ताओ और ते को समझना, यानी स्रोत और शक्ति। ताओ ते चिंग की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 2 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा ब्रह्मांड का रास्ता दिखाता है, जिसे ताओ कहते हैं। अब ये ताओ आखिर है क्या? देखिए, ये कोई ऐसा भगवान नहीं है जो ऊपर बैठकर आदेश दे रहा हो। ताओ दरअसल इस ब्रह्मांड का परम सत्य है। वो खामोश ताकत और कुदरत का वो अदृश्य धागा है जो नदियों को बहना और बीजों को उगना सिखाता है। लेकिन इसे शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। खुद लाओ त्सु ने लिखा है, जिस ताओ को शब्दों में बयां किया जा सके वो शाश्वत ताओ नहीं है। मतलब ताओ इतना अनंत है कि इसे भाषा में ढालने की कोशिश करते ही इसकी असली गहराई खत्म हो जाती है। सच मानिए, इसी काव्यात्मक रहस्य ने सदियों तक पश्चिमी अनुवादकों के भी पसीने छुड़ा दिए थे। अब किताब के दूसरे हिस्से की बात करते हैं, ते। ते का मतलब है हमारी आंतरिक शक्ति या सद्गुण। ये वो शक्ति है जो तब बाहर आती है जब हम अपने अहंकार और समाज के थोपे गए नियमों को किनारे रख देते हैं। असली अच्छाई वो है जो बिना किसी जोर जबरदस्ती के बिल्कुल स्वाभाविक रूप से पनपे। इसे साबित करने के लिए दुनिया की तालियों की कोई जरूरत नहीं होती। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वू वेई का जादू, यानी बिना किसी प्रयास के काम करना। ये ताओवाद का सबसे प्रैक्टिकल लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला कंसेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, वू वी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आलसी बन जाएं या कुछ भी ना करें। इसका असली मतलब है कुदरत के फ्लो के साथ इतने शानदार तालमेल में काम करना कि आपके काम में कोई तनाव ही ना रहे। मैं ये कर रहा हूं, ये जो अहंकार का भारी बोझ होता है ना, बस उसे उतार कर काम करना ही वू वी है। इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझते हैं। कोमल पानी और एक कठोर पत्थर के बारे में सोचिए। पानी कितनी सॉफ्ट और लचीली चीज है ना? लेकिन वही पानी अपनी लगातार और शांत धारा से बिना किसी आक्रामकता के एक कठोर चट्टान को भी चीर कर रख देता है। बस यही है सहजता की असली ताकत। हमारा चौथा हिस्सा हमें चीनी इतिहास की एक बड़ी बहस की ओर ले जाता है, स्वतंत्रता बनाम सामाजिक नियम। ये वो दौर था जब समाज को चलाने के 2 बिल्कुल अलग रास्तों के बीच एक बड़ी वैचारिक टक्कर चल रही थी। एक तरफ थे महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस, जिनका मानना था कि समाज को सही से चलाने के लिए सख्त नियमों, अनुशासन और एक स्पष्ट पदानुक्रम की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ थे लाओ त्सु, जिनका तर्क था कि ये बनावटी नियम इंसान को उसकी स्वाभाविक मासूमियत से दूर कर देते हैं। उनके अनुसार इंसानों को इन कृत्रिम बंधनों से मुक्त करके ही सच्ची शांति मिल सकती है। यहां हम किसी एक को सही या गलत नहीं कह रहे हैं, बस समाज को देखने के 2 अलग नजरियों को समझ रहे हैं। लाओ त्सु के इसी विचार से जन्म लेता है पू, यानी द अनकार्व्ड ब्लॉक का कंसेप्ट। ये हमारे मन की उस शुद्ध और प्राकृतिक अवस्था का रूपक है जब तक कि समाज ने उसे अपनी अपेक्षाओं और सांचों में ढालकर तराशा न हो। ताओवाद हमें वापस उसी अनकार्व्ड ब्लॉक की ओर लौटने की प्रेरणा देता है।
सादगी के इस विचार को इस कोट से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। एक कमरे की उपयोगिता उसकी खाली जगह में होती है। सोचकर देखिए, कितनी गहरी बात है। ताओवादी सोच में खालीपन को अव्यवस्था से कई ज्यादा अहमियत दी गई है। ये बात लैंडस्केप पेंटिंग से लेकर एक शांत और बेहतरीन लीडरशिप तक हर जगह फिट बैठती है। और अब हमारा आखिरी और 5वां हिस्सा, प्राचीन ज्ञान आज के समय में। ये देखना वाकई मजेदार है कि कैसे ये सोच सिर्फ प्राचीन चीन तक सिमटकर नहीं रह गई। जब बौद्ध धर्म का चीन में आगमन हुआ तो वहां के विद्वानों ने इसे समझाने के लिए ताओवादी शब्दों का ही इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि ताओवाद का जो ताओ है वो काफी हद तक बौद्ध धर्म की शून्यता से मिलता जुलता है, और जो वू वेई यानी प्रयास रहित कर्म है उसकी तुलना बौद्ध धर्म के अनात्म यानी अहंकार रहित अवस्था से की गई। दोनों ही दर्शन इस बात पर जोर देते हैं कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। और अगर आज की बात करें, आज इस ज्ञान की जरूरत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। औद्योगिक क्रांति के दौरान पश्चिम ने इसे फिर से डिस्कवर किया। आज जब हम सब स्मार्टफोन्स, बर्नआउट और हर वक्त हासिल करने की थकान से जूझ रहे हैं, तो 2500 साल पुराना ये दर्शन एक असरदार एंटीडोट की तरह काम करता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली तरक्की बाहर की दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि अपने भीतर वो हार्मनी, वो शांति तलाशना है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। इस दुनिया में जो हमेशा आपसे और ज्यादा मेहनत और ज्यादा भागदौड़ की मांग करती है, क्या हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बस उस बहाव के साथ शांति से बहना सीखना हो सकता है? सारी दुनिया के शोर को पीछे छोड़कर क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम धारा के खिलाफ लड़ने के बजाय सब कुछ जाने देने और खुद को उस बहाव के साथ बहने देने की हिम्मत जुटाएं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।